This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः भाद्रपद शुद्ध सप्तमी दिनांक 3 सितंबर 2022 चरक सूत्र स्थानाध्याय 4 चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो मेरे ख्याल में खदिरा अभय आमलक हरिद्रा अरुष्कर सप्तपर्ण आरक्वद करवीर कडं विडंग जाति प्रवाला इति दशैमानि कोष्ठकनानि यहाँ तक आए थे। और पहले एक बार कभी कुष्ठ हो गया है और बाद में खास करके तमकश्वास वगैरह इस प्रकार की बीमारियां हैं, ये कुछ लोगों में दिखता है। तो गुण शास्त्री के अनुसार समीरपन्न उसके लिए एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कुष्ठग्न इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। चंदन नलद कृतमाल नक्तमाल निंब कुटज सर्षप मधुक दारुहरिद्रा मुस्तानी तीर्थशयमानि कंडुघ्नानि भवन्ति। तो ये काफी दिक्कत वाली बात होती है, कंडू ये लक्षण जो है खास करके। वैसे कुष्ठ में एक प्रधान लक्षण इस प्रकार का है कंडू, और खास करके विचर्चिका हो या सोरियासिस हो तो उसमें ये मूल रूप से देखा जाता है। बाकी कामला के बारे में भी कंडू ये लक्षण काफी गंभीर इस प्रकार से दिखाई देता है, और रुक्षता जो है वो काफी ज्यादा इस प्रकार की होती है। कालांतरात खरीभूता कृच्छ्रास्यात् कुंभकामला, ये जो कुंभकामला की बात की गई है। तो मेरे पास एक इस प्रकार का युवा लड़का था, कामला हुई थी एक्चुअली इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इसी प्रकार के, लेकिन
बिलीरुबिन 55 तक बढ़ गया था। मैंने पहली बार 55 ये बिलीरुबिन देखा इस प्रकार से। उससे पहले का रिकॉर्ड 39 इतना ही था। और फिर कुछ हो नहीं रहा था। तो उसको पुनर्वसु में एडमिट किया और ये कंडू लक्षण कम नहीं हो रहा था। तो मैंने पहली बार कांची धारा का प्रयोग किया और उससे काफी अच्छा इस प्रकार का हो गया और विरेचन चिकित्सा निरंतर चलती रही और धीरे धीरे बिलीरुबिन कम होते होते नॉर्मल पे आ गया। और कंडू तो पहले ही कांची धारा के अवसर से बिल्कुल कम हो गई। तो उस समय में क्यों मैंने सोचा ये अभी मुझे पता नहीं है कि मैंने कांची धारा का कैसे सोचा इस प्रकार के। मैंने प्रवेश सर्वांग धारा कांची की इस प्रकार की, लेकिन नतीजा बहुत अच्छा निकल आया। और ये जो प्रधान लक्षण था कि कंडू, ये तो वैसे कामला के बाकी टुकड़ों में भी ये दिखाई देते हैं। और दो प्रकार की कामला है, एक रुद्धपथ है या फिर बहुपित्ता है। दोनों में दिखाई देता है। रुद्धपथ कामला में जब तक अवरोध दूर नहीं होगा, वो केवल कफ से ही होता है ऐसी बात नहीं है। तो ये ट्यूमर के जरिए भी होते हैं और खास करके कोलेंजियोकार्सिनोमा, प्राइमरी हिपेटोमा, पैनक्रियाटिक कैंसर वगैरह वगैरह, इन सभी में अगर बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो फिर कामला मिटती नहीं है। और जब तक इसका कुछ नहीं करेंगे ट्यूमर का, ईआरसीपी करके स्टेंट डालते हैं कई जगह, वो भी स्टील का डालते हैं या फिर प्लास्टिक का डालते हैं, ऐसा है। बहुत सारी जगह कॉन्स्ट्रक्शन अगर बहुत ही ज्यादा है, कॉन्स्ट्रक्शन ज्यादा है तो स्टील का नहीं डाल सकते, ऐसी भी बात आती है, नौबत आती है। हमारे यहाँ एक मरीज इस प्रकार के थे जिनको प्राइमरी हिपेटोमा था और बाइल ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था। फिर उसमें कामला और यकृत जातोदक अवस्था इस प्रकार की प्राप्त हो गई और बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तो फिर भी उन्होंने थोड़ा ये स्टेंट डालने की कोशिश की। कामला है अम्ल प्रधान अस्थिमक से। इसमें इसका विचार नहीं किया था, ये प्रमुखता से रूक्ष शरीर पूरा हो गया था और कांजी स्निग्ध है और वात शमन करने वाली इस प्रकार की है। और भीतर दवाइयां देकर कोशिश तो कर ही रहे थे कामला के हिसाब से, वो तो विरेचन चिकित्सा चल रही थी। लेकिन फिलहाल लाक्षणिक उपशम के लिए कुछ चाहिए था, जो लोकल ट्रीटमेंट चाहिए थी, जो त्वक के आधार से होनी चाहिए थी, और इसलिए कांजी का प्रयोग किया। तो अभी मैं बता सकता हूँ कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और तुरंत उसी रात को नींद लग गई उसको, जो कंडू के वजह से नहीं हो रही थी इस प्रकार से। तो फिर स्टेंट डालने की कोशिश की उस मरीज में, तो मेटेलिक स्टेंट नहीं जा सका तो प्लास्टिक स्टेंट डाल दिया। और उसके लड़के को बताया कि एक्चुअली हमें मेटल स्टेंट डालना चाहिए था लेकिन जा नहीं रहा, इसलिए हमने प्लास्टिक का प्रयोग किया। इसका आयु 2 महीने का है, लेकिन वैसे भी मरीज 15-20 दिन से ज्यादा टिकने वाला नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 दिन ही सही अगर, तो ये स्टेंट थोड़ा काम करेगा इस प्रकार से। हुआ ऐसे कि उस अवस्था में मरीज मेरे पास चला चला आया। मैंने दूध पे रखा, ये दवाइयां शुरू की, ताम्र वगैरह का भी प्रयोग किया था, यकृत लिहारी लोह भी था उसके साथ में और हीरक था।
पेशेंट ने रिस्पांस दिया, दूध बढ़ने लगा और वो पूरी तरीके से उसमें से बाहर निकला ठीक हो गया। अब दूध 2-2.5 लीटर जा रहा था कामला तो चली गई थी और बाकी भी स्वास्थ्य था। अब नौपदाई स्टेंट का क्या करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि ये 2 महीने ही टिकने वाला है। तो मैंने कहा जब तक वो कुछ तकलीफ नहीं देता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। रुग्ण का कहना था कि मैं फिर से उस एलोपैथिक अस्पताल में जाऊंगा ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं है वहां, कुछ भी हो जाए, मृत्यु भी आ जाए भाई तो भी चलेगा, लेकिन मुझे जाना ही नहीं है इस वक्त। 3 बरस ऐसे ही निकल गए और पेशेंट अच्छा था इस प्रकार से, उस पेट ने भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करी फिर उनके जीने की इच्छा ही कम हो गई और फिर उनकी डेथ हो गई लेकिन शांति से डेथ हो गई इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य था कि ये स्टेन का जो मामला है वो जो एलोपैथी वाले बताते हैं उसी तरीके से ही होता है, ये बात नहीं है। कांजी सर्वांगाला लावूनही उपयोग झाला असता का, ही धारा कर्माची ही काही एडिशनल रोल आहे। नहीं, सिर्फ लगाने से उतना इफेक्ट नहीं आता जो धारा से इफेक्ट आता है इसीलिए तो केरल में धारा का काफी प्रचलन है। धारा कल्प एक किताब भी है उनकी, केरल वालों की। तो उसमें ये है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कामला के लिए सर्वांग धारा, कांजी धारा वगैरह इस प्रकार से, लेकिन सिर्फ बाहर से लगाना और धारा करना इसमें काफी अंतर इस प्रकार का है। और फिर इसके लिए वो धारा पार्टी चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो ये पुनर्वस में कैसे, हमारे क्लिनिक में भी हम करते हैं, ये जो करवे नगर वाले क्लिनिक में धारा पार्टी है, और खास करके सोरियासिस के मरीज को काफी बार की है धारा, वो तकर धारा की है। लेकिन इस प्रकार से कांजी धारा भी कर सकते हैं। कांजी धारा हमने तो अमवत में की है, काफी लोगों में की है, यहाँ भी की है। तो लेकिन उसके लिए धारा पार्टी होना ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा। फिलहाल ये जैसे कामला है या फिर किडनी फेलियर पेशेंट्स में भी इस प्रकार की कंडू दिखाई देती है, वो काफी तकलीफ वाली, इस पीड़ाजनक इस प्रकार की होती है। तो ये जो एक प्रकार का विष जहर शरीर में संचित होता रहता है, उसके जरिए ये है, उसका पाचन करके हम उसको निकाल सकते हैं, तो ये धारा इसका कंडू कम होगी इस प्रकार से। शाखागत दोष है ऐसा मानकर शाखा कोष्ठगति के लिए प्रयास करना, इसमें मधु का एक द्रव्य है यष्टि मधु इस प्रकार से। तो हाँ, तो धान्याम्लधारा इन सोरियासिस आल्सो वेरी यूजफुल, रिड्यूसेस कंडू क्विकली। तो ये बात सोच सकते हैं जरूर और वैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस के भी पेशेंट्स दिखते हैं, तो इनमें भी ये कांजी धारा, धान्याम्ल धारा अच्छे तरीके से काम करेगी। तो यष्टि मधु वमनोपग द्रव्यों में है वैसे आस्थापनोपग में भी वो है तो उस हिसाब से शाखा स्थित दोषों को कोष्ठ में अगर लाएंगे तो उनके जरिए उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है, कंडू जैसे, रोक्ष जैसे, ये कम होते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, शीतपित्त वाले जो रोगी है
और जिनको सेट्रिजिन लेने की आदत पड़ गई है, बरसों बरसों से तक सेट्रिजिन ले रहे हैं हर रोज इस प्रकार से, उनको परहेज पालने के लिए कहने के बाद और हमारे भीतर चिकित्सा शुरू करने के बाद फिर भी उतनी तुरंत राहत नहीं मिलती जितनी सेट्रिजिन से मिलती है। तो इनकी टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा भी कंडू हो जाए तो फिर सेट्रिजिन ले लिया इस प्रकार से। तो मैं सोच रहा था कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। और कभी-कभी ये जो होता है हादसा, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मैंने एक केस बताई थी, फिर से एक बार दोहराते हैं इस प्रकार से कि कोई एक इस प्रकार की छात्रा जो बहुत ही इरेगुलरली कभी-कभी आती थी इस प्रकार से, उसने बताया कि उसकी माँ को ये शीत पित्त हो रहा है पूरे बदन पर, तो आप कुछ दवा दे दीजिए। तो मैंने कहा उसको एक बार आने दो, पूरी हिस्ट्री ले लेंगे और फिर परीक्षा करके दवाइयाँ दे देंगे। तो बोली आज तो नहीं आ सकती है, लेकिन अभी तकलीफ ज्यादा है तो आप दवा दे दीजिए, तो मैं उसको लेके आती हूँ इस प्रकार से। तो फिर मैंने थोड़ा पूछ के दवा दे दी। 2 दिन के बाद आई और फिर बोली कि थोड़ा ठीक है, मैं उसको लेके आती हूँ, लेकिन अभी दवा कंटिन्यू करते। तो मैंने भी हाँ कहा। फिर बाद में वो आई नहीं। और एक हफ्ते के बाद फिर से लौटी। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले कि नहीं फिर से बढ़ गया। तो हम फैमिली डॉक्टर के पास चले गए, एलोपैथी के। मैंने कि वो बीएमएस था लेकिन एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसने पहले केविल दे दी गोली। से थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन फिर भी था, तो एविल का इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन देने के बाद ये काफी बढ़ गया अचानक। तो उसने आशंका व्यक्त की कि कदाचित एविल की भी रिएक्शन हो गई हो इस प्रकार से, और वो फिर मेरे पास आई। तो मैंने कहा नहीं, तुम उसको लेके आओ और पूरी हिस्ट्री ले लेंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे। तो फिर से जिक्र किया कि नहीं नहीं, मैं कल जरूर लाऊंगी, लेकिन आज के लिए दवा दे दो इस प्रकार से। दूसरे दिन सुबह उसका फोन आया कि माँ की हालत बहुत ही खराब है, आप कृपया होम विजिट करें, घर पे आकर देखे इस प्रकार से। तो मैं देखने के लिए गया। तो पूरा बदन फूला हुआ था, 1 सेंटीमीटर भी जगह ऐसी नहीं थी जहां सूजन नहीं थी, ये राग इस प्रकार का या रक्तिमा इस प्रकार का नहीं था। और बहुत ही बेचैनी थी, कंडू और दाह ये दोनों लक्षण बहुत ही थे। फिर हिस्ट्री हुई घर पे। और फिर पता चला कि वो काफी बरसों से काफी अपथ्य सेवन कर रही है, दही खा रही है, अचार खा रही है, विरुद्धान्न हो रहा है वगैरह। और फिर ये ऐसी इस प्रकार की एंटी एलर्जिक दवाइयां खाते रहते हैं, जब तकलीफ होती है तो खाते रहती है इस प्रकार से। तो सबसे खतरनाक केस थी मेरे, मैंने जो भी अभी केसेस शीत पित्त के देखे हैं उसमें सबसे खतरनाक केस थी। फिर पाचन लंघन रक्तमोक्षण वगैरह ऐसे कुछ करके उसको 3-4 दिन लगे, वो बाहर आई उसमें से। लेकिन 3-4 दिन लगे उसमें, और बहुत धीरे धीरे परिणाम हुआ इस प्रकार से। तो वहां शाखा से कोष्ठगति कराने के लिए यष्टि मधु एक अहम दवा इस प्रकार की है। तो यष्टि मधु दही के साथ मैंने दिया था, और सुवर्ण सूच्यकर इस प्रकार से। और दही का दुष्परिणाम न हो इसलिए उसमें शहद भी डाला था इस प्रकार से। अभी मैं इन प्रकार के मरीजों में जिनमें सेट्रिजिन लेने की आदत पड़ गई है, एंटी एलर्जी की, उनमें दही मध अनुपान के साथ यष्टि मधु और फिर बाकी द्रव्य, चाहे शीत पित्त प्रभंजन हो, चाहे
हरिद्राखंड हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और सुवर्ण सूच्यकर वगैरह। तो ये देने से शाखाओं से दोष कोष्ठ में आ जाते हैं और लक्षण जो कंडू उनका प्रधान है वो कम हो जाता है। तो आगे उसके जाकर उसकी चिकित्सा करनी है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। वैसे उसके पहले भी इस प्रकार का एक अनुभव रहा था। जब मैं थर्ड ईयर में था और एक सेकंड ईयर का लड़का, उसको इस प्रकार से 5 बरस से तकलीफ थी शीत पित्त की, हर रोज सेट्रिजिन लेता था, और फिर हिस्ट्री लेने पर पता चला कि ऐसे भी उसका अपत्य सेवन चालू ही है। पहले उसको अम्ल पित्त था, उसके लिए एंटासिड लेता था, लेकिन नॉन वेज और बहुत स्पाइसी खाना, दही वगैरह ये सब चालू था उसका। तो फिर मैंने कोलटकर सर के केस के आधार पर उसको सुवर्ण सूचकर यष्टि मधु चूर्ण इस प्रकार का दिया। सादा सूचकर पर काम करता है, करता नहीं है ऐसा नहीं है। मैं तो अभी सुवर्ण सूचकर सूक्ष्म करके प्रयोग में लाता हूँ। तो उससे फिर से वो जलन होने लगी सीने में और अम्ल पित्त वापस आ गया। तो काफी मात्रा में था। तो मैं थोड़ा घबरा गया कि अब क्या करेंगे। तो मैंने कोलटकर सर से पूछा, मैं तो बीए में सोआ भी नहीं था उस समय में। तो कोलटकर सर ने कहा वमन दे दो। मैंने कभी दिया नहीं था, वही पहला वमन था मेरा। वमन दे दिया। और वमन देने के बाद काफी राहत मिली। फिर आगे वीरे चंद्र रत्न मुखर्जी सर चिकित्सा की, परहेज के बारे में बताया, वो ठीक हो गया। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, शाखा कोष्ठ गति, इसको अगर हम भली भांति समझेंगे तो दोष को केवल कोष्ठ में लाने से भी काफी काम अच्छे हो सकते हैं। इसमें ऐसा है कि जो संप्राप्ति है उसको अगर हम भंग कर सकते हैं, दोषा स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते, इस प्रकार से दोष का दूष्य से अलग होना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। वो अगर अलग हो जाता है तो फिर कोष्ठ में आ सकता है। अगर ये समूर्छना बनी रहती है दोष दुष्य की रोग के रूप में, चाहे शीत पित्त हो, चाहे कुष्ठ हो, चाहे विसर्प हो, चाहे और कोई इस प्रकार की बीमारी हो, तब तक ये मुश्किल इस प्रकार का मामला होता है। और इसलिए चाहिए कि हमें उस संप्राप्ति को भंग करने वाले द्रव्य चाहिए। कुष्ठ है तो कुष्ठघ्न चिकित्सा करनी है, विसर्पघ्न करनी है, शीत पित्तघ्न करनी है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और एक बार दोष अलग हो जाए तो उसको कोष्ठ में लाने के बारे में सोच सकते हैं। पाचन से भी यही कार्य होता है। वृद्धाभिषंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्, तो पाक से भी दोष कोष्ठ में आना आरंभ हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे इसमें निम्ब, कुटज, सरसप, सरसप का तेल जो है खास करके, ये उदर शीत पित्त इसके बारे में अच्छा इस प्रकार का है। कटुष्ण सार्शप, सार्शपम तीक्ष्णम, इस प्रकार का उसका बताया गया है। कफ प्राधान्य अगर है, और वैसे उत्तर प्रदेश में तो सरसों का तेल भीतर या बाह्य लगाने के लिए भी प्रचलन में है इस प्रकार से। तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। और इनमें से काफी द्रव्य वमनोपग द्रव्य में इस प्रकार के है। तो जैसे कि कुटज है, सरसप है, निम्ब है, नक्तमाल है, तो ये शायद हम इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। चंदन एक इसमें है,
चंदन नाम से जब कुछ मिलता है उसका फिर भी प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ भट्ट सर के यहाँ श्रीखंड नाम से चंदन का प्रयोग होता था, काफी मरीजों में होता था। और उनका चंदन बहुत ही अच्छा था, जो कहाँ से मंगवाते मालूम नहीं था, लेकिन अच्छा चंदन क्वालिटी थी इस प्रकार की। शायद एजी लोखंडे से ही लाते होंगे, उनकी सभी दवाइयाँ वहीं से आती थी। तो कंडू एक अहम लक्षण होता है, और कहीं कहीं एक कंडू के कारण ही मरीज छूट जाते हैं, कि कंडू अगर कम नहीं होती है तो ये मरीज छूट सकते हैं। मेरे पास अभी एक ब्रेस्ट कैंसर की औरत आई थी। ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कुछ नहीं था, लम्प था, वो कैंसर था, उसमें संदेह नहीं था, लेकिन प्रधान लक्षण सर्वांग कंडू और रोक्ष यही था, और उसी की ट्रीटमेंट पहले करनी पड़ी। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो वो आगे जाकर कुछ ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या करना है ये सोच सकी। तो ये कभी कभी ये लक्षण बहुत ही ज्यादा खतरनाक इस प्रकार का होता है, कंडू ये जो लक्षण है वो। और इन सभी में से कौन सा द्रव्य कहाँ पे ज्यादा अच्छा काम करेगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे दारू हरिद्रा ये भी एक यहाँ पे आया है, और अर्श में भी कंडू इस प्रकार की होती है, तो शायद उसके बारे में भी हम थोड़ा सोच सकते हैं कि कंडू ये लक्षण अगर है तो दारू हरिद्रा ये अर्श और कंडू न दोनों में होने के हिसाब से अच्छी इस प्रकार के, वैसे मुस्ता भी है इसमें इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में थोड़ा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। नलदम माउसी कृतमाल सुवर्ण हति नक्तमाला करंजा। तो मौसी भी एक है इसमें, ये भी शायद सोच सकते हैं, ये नलद नाम से। और कंडू के बारे में ज्यादा सोचना इस प्रकार का रहेगा। अक्षी व मरीच गंडीर केबुक विडंग निर्गुंडी किणि श्वदंश वृषपर्णिका आकुपर्णिका इति दशेमानि कृमिघ्नानि भवन्ति। तो ये भी एक अजीब मामला है, कृमि ये इस प्रकार से। मैंने काफी बार इसके बारे में बहस की है पहले भी, कि इनका निदान हो पाना और उसके अनुसार चिकित्सा कर पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का आता है। नलद म्हणजे कमल नहीं, मुझे उशीर लगा था नलद का मतलब, लेकिन कमल तो नहीं है। तो जटामौसी के बारे में देखना चाहिए। निम्ब कषाय अवगाह वर्क्स गुड इन कंड्यू ड्यू टू अर्श भगंदर परिकर्तिका। ओके, ये तो मैंने किया नहीं है, लेकिन करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लोग पोटेशियम परमैंगनेट से करते रहते हैं एलोपैथी के अनुसार, मैं सिर्फ गर्म पानी बताता हूँ, लेकिन ये नींबू पत्ते डाल के करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, जटामौसी हो ये वहीं से तो मैंने पढ़ा कि मत जटामौसी बताया है। तो ठीक है, जटामौसी फांट के स्वरूप में अगर देते हैं रात में, दातार गुरु जी जैसे प्रयोग बताते थे उस प्रकार से, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हाँ, तो मैं कृमि की बात कर रहा था कि बागेवाड़ी का रंग का जो किताब है अनुभवामृत और माझी चिकित्सा, ये दोनों किताबें बहुत ही बेहतरीन इस प्रकार की है, और जिस प्रकार के मरीजों को उन्होंने हैंडल किया है वो देखकर लगता ही नहीं कि ये साध्य होने वाले हैं इस प्रकार से। और उसमें कई जगह कृमि ये निदान इस प्रकार का किया गया है, गुदकंडू को देखते हुए इस प्रकार से। और फिर
कृमि चिकित्सा की गई और उससे काफी फायदा मिल गया। उस समय जमाने में ये सेंटोमिक्स करके दवा कृमि के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी। एलोपैथी की दवा थी लेकिन सभी वैद्य भी प्रयोग करते थे। और एक बार कृमि निदान हो गया तो फिर सेंटोमिक्स दे दिया। इसी प्रकार से लोगों का कहना वहां पे था। इस प्रकार से अभी मालूम नहीं है वो मिलती है नहीं मिलती है क्या है इस प्रकार से। लेकिन बड़े अजीब अजीब केसेस इससे सुलझे हैं कृमि निदान से इस प्रकार से। वो मैंने एक रुद्रोग के बारे में लोकसत्ता में एक केस आई थी, मैंने बताया था, फिर भी एक बार दोहराते हैं कि कोई एक लड़का 13-14 बरस का और उसको रुद्रोग की तकलीफ थी। स्टामिना नहीं टिकता था, सांस फूलती थी, थक जाता था जल्दी और ब्लूइश हो जाता था, साइनोज हो जाता था। ये बढ़ती जा रही थी बीमारी। तो यहाँ में काफी इन्वेस्टिगेशन हुए और उसमें निकला कि कोरोनरी की आर्टरी की एक ब्रांच एब्सेंट है जन्म से, और इसलिए उस पार्ट को खून नहीं पहुंच रहा है और इसलिए ये नौबत आ रही है। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लास्टिक सर्जरी से। लेकिन भारत में तो सर्जरी उस प्रकार की थी नहीं और ज्यादा प्रगति नहीं थी। तो उन्होंने पूरे विश्व भर में इसके बारे में पूछा लोगों को, हॉस्पिटल्स को। तो यूके में एक हॉस्पिटल तैयार हो गया कि हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन फ्री करेंगे, लेकिन स्टे का आपका खर्च उठाना पड़ेगा इस प्रकार से। उनके पास तो पैसे नहीं थे। स्टेट बैंक में एम्प्लॉय थे उसके पिता। तो स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने एक चंदा इकट्ठे किया, 12 लाख रुपए इकट्ठा किया उस जमाने में। ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन 40 बरस पूर्व की बात है। 40 या उससे भी ज्यादा। और ये पिता पुत्र दोनों यूके में चले गए। फिर वहां वो 1.5 महीना रहा, फिर भी अंत तक ये निश्चित नहीं हो पाया कि ये ऑपरेशन में बचेगा या नहीं बचेगा, और फिर बगैर ऑपरेशन वापस भेज दिया। अब क्या करे, तो किसी साउथ में किसी वैद्य की ट्रीटमेंट शुरू करवाई। और उसने ना विड़ंग हरितकी और एक दो ओवा इस प्रकार का ऐसे कुछ कृमिघ्न चिकित्सा चक्र के साथ शुरू की, और वो करने पर उसमें सुधार आने लगा। साइनोसिस बंद हो गया, स्टेमिना बढ़ गया, और वो 1-2 बरस में मरने वाला तो 4 बरस तक भी अच्छा था। तो ये केस पब्लिश हुई लोकसत्ता में। और फिर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई वो बड़ी अजीब थी। मैं इस समय में सेकंड ईयर में था, ये करीबन मेरे ख्याल में 75-76 की बात है। आयुर्वेद को बिल्कुल महत्व नहीं था। और किसी ने भी आयुर्वेद की सफलता के बारे में कुछ भी बहस नहीं की। तो मैंने इतना 12 लाख रुपया खर्चा उस बच्चे के लिए किया, उतने कितने लोगों की जानें बच जाती और कितने लोगों को राहत मिल जाती वगैरह वगैरह, इस प्रकार सा बहस का सूर था। तो लोक सत्ता ने आगे उसकी बहस बंद कर दी इस प्रकार से। हमारे यहाँ कृमिजो रुद्रोग है, और कृमिजो रुद्रोग निदान करके कृमिघ्न चिकित्सा करके इसमें फायदा हो सकता है, बस बाकी कुछ
करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है। और वैसे लाड सर ने एक केस बताई थी अमेरिका में। केस उनकी नहीं थी, लेकिन माइट्रोलस स्टेनोसिस डायग्नोसिस था, और एक दफा एक्सरे चेस्ट हुआ। तो उसमें माइट्रल वॉल में कैल्सिफाइड वर्म पाया गया। वो वहां पे अटक गया था, मर गया, और फिर कैल्सिफाइड हो गया, और इसलिए एक्सरे में आया। और फिर उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई और माइट्रल वॉल स्टेनोसिस को ठीक किया गया। लेकिन इसमें हृदयाद नाम के कृमि बताए गए हैं। हृदय का भक्षण करने वाले। वैसे भी अंतराद ये भी कृमि है, अंतर का भक्षण करने वाले। और जिनका भी अल्सरेटिव कोलाइटिस ये निदान होता है, उनमें हमारे हिसाब से अंतराद कृमि भी हो सकते हैं, और कृमि की चिकित्सा से फायदा होना चाहिए इस प्रकार से। इसमें से ज्यादातर द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण है, एक गोक्षुर को छोड़कर। तो शोधअंशा एक अजीब है, जिसको शायद वो क्लेद निर्हरण करके कृमि के खिलाफ काम करती है इस प्रकार से। और मधुर मधुर शीत वाजीकरण रसायन वगैरह वगैरह इस प्रकार का शोधअंशा है, और आसानी से उपलब्ध है। तो इन कुछ मरीजों में मैंने इसका प्रयोग किया है इस प्रकार से। और जैसे हल्दी बाहर घावों को ठीक करती है, उसी प्रकार अभ्यंतर प्रयोग हल्दी का व्रण ठीक करने के लिए, अभ्यंतर व्रण ठीक करने के लिए किया जा सकता है इस प्रकार से। वो तो इसमें नहीं है। दूसरे सौम्य की विडंग तो काफी प्रचलन में है ही, लेकिन निर्गुंडी भी इस प्रकार की है कि जो ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार की नहीं है, और क्रुबिन इस प्रकार की है। तो मैं अभी ये आर्गवत कपिला तिक्ता जाजी रजनी और निर्गुंडी ये प्रयोग इस प्रकार से करता हूँ रात में देने के लिए। कुर्बिन के हिसाब से अच्छा इस प्रकार का होता है। वैसे ताई राजवाड़े के पास एक बच्चे की केस थी, 5 बरस का बरसा था, लड़का था, और सर दर्द यही तकलीफ थी, और उसका कुछ निदान नहीं हो रहा था। तो एलोपैथी में काफी प्रयास करने के बाद वो उनके पास आए। उन्होंने ऐसे ही कुछ दवाई दी थी, और उसमें उसके बाद में वर्म निकल आया उस दवाई के बाद में, और फिर सर दर्द शांत हो गया। तो फिर आगे जाकर उन्होंने कृमि की चिकित्सा सभी तरीके से की। तो ये भी बड़ा अजीब उदाहरण इस प्रकार का है कि कृमि के कारण इस प्रकार का शिरशूल, और फिर कृमि की चिकित्सा से उसका फायदा। शुरू में तो कृमि की चिकित्सा नहीं की थी, लेकिन ये बाद में इस प्रकार की गई। तो अक्षिवहा अब्दका शोभांजनोवा। तो शोभांजन अगर है तो शिग्रू एक अच्छी दवा है इसके हिसाब से। और वैसे एक्यूट एब्डोमेन, खास करके अपेंडिसाइटिस की आशंका हो, तो इसमें एक निदान कृमि भी हो सकता है। ऐसा हुआ है कि एक्यूट एब्डोमेन है, अपेंडिसाइटिस है, ऐसा करके ओपन किया, और फिर एक कृमियों का झुंड निकला, जिसने ऑब्स्ट्रक्शन करी थी, और उसके जरिए पेन था। तो ये नोटेड केस इस प्रकार की है। गॅस्ट्रिक अल्सरच्या रुग्णात कृमीचा इतिहास लक्षणे असताना गोक्षूरचा खूप चांगला उपयोग झालेला आहे। येस। तो हमारा निदान ही अगर इस प्रकार का कृमि ये निदान होगा। और वैसे देख केशाद लोम विध्वंस वगैरह वगैरह इस प्रकार के भी बताए गए हैं। इंद्रलुप्त में कृमि का निदान एक अहम मुद्दा होता है, और अभ्यंतर चिकित्सा कृमि की करनी चाहिए इंद्रलुप्त में इस प्रकार से।
सूत्रस्थान अध्याय 2 मध्ये कृमिघ्न यवागू आले सांगितले आहे. त्यामध्ये विडंग, पिंपळी, मूळ, मिरच आणि शिग्रू, तक्र, सिद्ध, यवागू सांगितली आहे. तो आप करता ही जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं बात कर रहा था कि शिग्रू की बात कर रहा था. तो अगर कृमि भी है या अंतर्विद्रधि भी है, अपेंडिसाइटिस है, तो दोनों हिसाब से शिग्रू अच्छा है. केवल एक सिंगल शिग्रू का प्रयोग विद्रधि में आया है इस प्रकार. तो मैं बहुत सारे मरीजों में इस प्रकार के एक्यूट एब्डोमेन के वैसे पेशेंट्स कम होते हैं. एक्यूट अपेंडिसाइटिस से तो वैसे भी कम होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास 3-4 हुए हैं. तो इसमें मुद्ग और शिग्रू इनका यूज बना के वही देते रहना या सिर्फ शिग्रू का यूज देते रहना. और ये जो कॉम्बिनेशन कनकेंदु शंख है भाग्यवड़ीकर का, कनक सुंदर, चंद्रप्रभा और शंखवटी, ये इस प्रकार का. और रक्तपाचक या एकतः सर्वकर्माणि रक्तमोक्षणम एकतः, इस सूत्र के अनुसार रक्तमोक्षण करवाना बहुत जरूरी होता है. इसमें विद्रुधम अचिरोत्थम असर विस्रावः, ये सूत्र है. तो स्थानिक जलों का उच्चारण भी कर सकते हैं. मेरे भी अच्छे रिजल्ट है, कोलटकर के भी अच्छे रिजल्ट है स्थानिक जलों का उच्चारण से. और नहीं तो दाहिने हाथ से क्यूबाइटल से भी रक्तमोक्षण कर सकते हैं, उसमें भी काफी राहत मिल जाती है इस प्रकार से. तो ये जो कृमिघ्न यवागू बताई गई है वहां पे, उसका जरूर प्रयोग होना चाहिए. विडंग, पिंपळी, पिंपळी मूळ, मरीच आणि शिग्रू, तक्र, सिद्ध, यवागू. ओके, वैसे आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो ये बता सकते हैं और उसके जरिए अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं. तो अपेंडिसाइटिस है या कृमि है, ये अगर निश्चय नहीं कर पाते हैं तो भी शिग्रू अच्छा ऑप्शन है दोनों के हिसाब से, विद्रधि के हिसाब से भी और कृमि के हिसाब से भी. और उपलब्ध है, पूरे बरस तक मिलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाजार में जाएंगे, शिग्रू लेके आएंगे, कर सकेंगे इस प्रकार से. तो कृमिघ्न चिकित्सा होनी जरूरी है. वैसे कुष्ठ में भी सुश्रुत का कहना है, सर्वाणि कुष्ठानि स वातानि स पित्तानि श्लेष्माणि स कृमिणी स रक्तानि स कृमिणी च भवन्ति, इस प्रकार. और शिरोरोग के बारे में भी वेणुमाधव शास्त्री का कहना है कि वातादय प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्रंच कुप्यति तथा शिरसि जायन्ते. तो शिरोरोग में भी रक्त दृष्टि इस प्रकार की होती है. और कुष्ठ में रक्त दृष्टि और कृमि भी उसके साथ में होते हैं. तो रक्त और कृमि इन दोनों की चिकित्सा कुष्ठ में होनी ही है इस प्रकार के. शिग्रू से काय वापरतात, बीज, पत्र, शेंग, शेंग का ही प्रयोग करते हैं. और उसका जो मगज है, खास करके उसका जो बीज बताया गया है, ये थोड़ा ज्यादा पक्व हो जाने पर केवल बीज को सुखाकर उसका चूर्ण भी बना सकते हैं. मेरे ख्याल में मामा गोखले का एक योग है, शिग्रू बीज और कज्जली, इस प्रकार से षोडशांश कज्जली डाल के शिग्रू बीज को बना के रखते हैं. तो ये अच्छी तरीके से कृमिघ्न काम करती है इस प्रकार से. और इस प्रकार के शिग्रू के बीज मिलते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम की बात इस प्रकार की नहीं है. पत्तों का भी प्रयोग प्रोटीन के लिए किया जा रहा है. ये एक्सपोर्ट जो होते हैं भारत में से, उसमें शिग्रू बीज पत्र, शिग्रू पत्र का चूर्ण, ये एक्सपोर्ट होता है हाई प्रोटीन डाइट करके. और फिर वो दाल में, सब्जी में वगैरह इस प्रकार से डाल सकते हैं. तो हम कभी ज्यादा प्रयोग नहीं करते शिग्रू पत्तों का इस प्रकार का, लेकिन कर सकते हैं इस प्रकार से. और कम से कम घर में तो कर सकेंगे, ऐसा थोड़ा सा रहेगा. कण, कनकेंदू पुन्हा सांगा, कनक सुंदर, चंद्रप्रभा, शंखवटी. तो ये बागेवड़ीकर फॉर्मूला है.
उनके किताब में है ये इस प्रकार से। और मेरे क्लिनिक भी करके बना के रख दिया है, तो एक्यूट एब्डोमेन के लिए अच्छा काम करता है। ये ज्यादातर वात प्रधान अवस्था में अच्छा काम करता है। पित्त प्राधान्य है तो इसमें फिर भी बदलाव लाना पड़ेगा, और खास करके सप्तामृत लोह या फिर धात्रिलोह, इसका प्रयोग अगर पित्त प्राधान्य है तो। लेकिन नहीं तो वात प्राधान्य है तो कनकेंदु शंख अच्छा काम करता है। तो विडंग का ज्यादा प्रयोग, विडंग कृमिघ्ना नाम इस प्रकार का आग्रह संग्रह है, लेकिन विडंग का उतनी मात्रा में प्रयोग नहीं किया जाता, ये थोड़ी सी बात है। मैंने उसकी चटनी बनाने की कोशिश की थी, विडंग रसोन और फिर मरीच और थोड़ा सेंधा नमक, इस प्रकार से। तो कृमिघ्न के हिसाब से अच्छी है। और मैंने थोड़ा सा ऐसा सोचा था कि डाइटेटिक्स का कोर्स जब चल रहा था, तो डाइटिशियंस को सिर्फ सलाह नहीं देनी है, उनको कुछ प्रोडक्ट्स लोगों के हाथ में देने हैं इस प्रकार से। शुक्रपित्र थालपीठ अच्छा बनता है, मैं बताती मारी जोंग को गुड रिजल्ट्स टू। ओके। तो थालीपीठ में भी ये पत्ते डाल सकते हैं। और ये भी अच्छा है। तो मैंने उसके बारे में सोचा था कि कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट्स अगर डाइटेटिक्स का छात्र बना के देता है, उसमें एक चटनी का मेरा मंतव्य था कि कफ प्राधान्य अगर है या कृमि वगैरह इस प्रकार के है, तो एक कृमिघ्न चटनी इस प्रकार से दे सकते हैं। करेला का अचार हमने प्रचलन में लाया था, उसको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले थे। वैसे हल्दी का अचार ये वैसे भी प्रचलन में है, या हल्दी और आमलक इन दोनों का अचार, ये प्रमेह के हिसाब से मैंने सोचा था। तो ये भी बात हो सकती है। और खास करके तड़का जब लगाते हैं तो उसमें औषधियां डाल सकते हैं। तड़का लगाते समय, या हमारा जो सरसों या राजी का हिंगू और हल्दी, ये तो है ही, उसके साथ में जो भी हम उस व्यक्ति के लिए सोचते हैं दवाइयों के रूप में देना, वो तड़के में डाल सकते हैं। ज्यादा टेस्ट बदलती नहीं है। और जैसे पुड़िया डिस्पेंस करते हैं उसी प्रकार की उसकी पुड़िया देनी है, और एक पुड़ी तड़के में डालने के लिए कहना, इस प्रकार से तो डिस्पेंसिंग हो जाता है, जिसमें पैसा मिल सकता है। और वैसे तैल घृत मधु, ये तीनों परमौषध है। तैल और घृत वैसे भी प्रयोग में है और रोजाना खाने में इस प्रकार से। तो उनकी सहायता से अगर तड़के का प्रयोग करके करते हैं तो एक अच्छी बात इस प्रकार की हो सकती है। लेकिन हमारा वो डाइटेटिक्स का मैंने टीम अभी छोड़ दिया, डाइटेटिक्स का कोर्स बंद हो गया, और उसमें बड़ा सपोर्ट जो था वो हेतु कोश का था, औषध कोश का था। तो उसके आधार पर हम पढ़ाते थे और प्रैक्टिकल करने की कोशिश इस प्रकार से करते थे। तो ये सभी अभी बंद हो गया, लेकिन मैं मानता हूं कि इस प्रकार से अगर डाइटेटिक्स के बारे में हम सोच सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। फिलहाल एक छात्रा है औरंगाबाद की, बीएमएस किया है, ओरिएंटेशन पूरा मॉडर्न है, डाइटेटिक्स का उसने एमएससी कर लिया है, एलोपैथी का। लेकिन इंटीग्रेटेड विचार के बारे में अभी सोच रही है। और उसका
मॉडर्न डायटेटिक्स का अभ्यास अच्छा है, अध्ययन अच्छा है। तो सोयाबीन के बारे में बहस हुई और उसका कहना था नहीं, सोयाबीन अच्छा नहीं है खाने के लिए। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास उसके लिए जो भी सबूत है, क्यों वो नहीं अच्छा है, उसके साथ में ये मुझे लिख कर दे देना ताकि हम लोगों तक पहुंचा सके। और अगर प्रयोग करना ही है तो उसमें दुष्परिणाम कम कैसे कर सकेंगे उसके बारे में भी सोचना है। तैयार हो गई है, अभी मालूम नहीं कब करेगी एक्चुअली। मैंने कहा तुम रिकॉर्डिंग करो 5-5 मिनट का और डालते रहो इस प्रकार से, अभी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार से अगर मॉडर्न डायटेटिक्स का जिन्होंने अध्ययन किया है और मूल रूप से बीएमएस है इस प्रकार से, तो शायद गोंडाणे आहे ना ती, यस, डॉक्टर विशाखा गोंडाणे, तुम्हारा परिचय है। मालूम नहीं उसको किसने भेजा, तुम ही नहीं भेजा होगा शायद। तो फिर उससे एक बार बात करो और इसके बारे में जिक्र करने के लिए कहो। मैंने कहा कि प्रातिपदिक कोश के लिए हम इस व्यक्ति की तलाश में है कि अभी का जो खाना है उसके गुणकर्मों के बारे में, उसके दुष्परिणामों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये अच्छी है उस प्रकार से। इज टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर हर फादर, यस। व्यवसायादी सत्व आहार कल्पने विचार कृमीमध्ये होता है। तो व्यवसायादी सत्व एक अच्छा कॉम्बिनेशन है वास्तव में, और उसके फलश्रुति में श्वित्र भी है, कृमि है। तो व्यवसायगट विवराशिगले वेळंगाते विशास्त्रांचे वर्षाला जेवण शाम चूर्णम मधुकरम तैलंच सगळे उत्तम पितम निहान पितत रुद्रोग कामला श्वेतर श्वास कास गल ग्रहान। मुझे अभी पंक्ति याद नहीं आ रही इस प्रकार से। तो हम सोच रहे थे कि औषधियों से युक्त आहार, इसके बारे में कैसे कर सकते हैं। सोयाबीन के बारे में शायद गवर्नमेंट जागरूक हो गई है, क्योंकि अब पोषण आहार से सोयाबीन गायब है। बाकी दाल अब विस्तृत हो रही, सोयाबीन बंद। ओके। तो सोयाबीन का एक्चुअली एग्रेसिव मार्केटिंग किया गया है और इसलिए वो अच्छा दिखाने के लिए बाकी द्रव्य बेकार है, तकलीफ देने वाले हैं वगैरह वगैरह। वैसे भी रिफाइंड तेल के प्रचार प्रसार के लिए नारियल तेल को बदनाम किया गया, जिसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन लोगों ने खाना छोड़ दिया। साउथ में एक नारियल तेल काफी प्रचलन में था। तो ये इस प्रकार के प्रचार प्रसार के कारण नारियल तेल बंद हो गया लगभग, अभी फिर से रिवाइव हो रहा है ये सब इस प्रकार। तो मैंने जो सुना था उसमें जो ओमेगा एसिड्स का प्रमाण है वो बहुत ही गलत है सोयाबीन में, और इसीलिए वो नहीं लेना है ऐसा सुना था। इसने और कुछ बताया, उसमें एक उसका जो आवरण है वो उसको एब्सॉर्ब नहीं होने देता। प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन एब्सॉर्प्शन नहीं होता इस प्रकार से, और इसलिए में लेने में कोई मतलब नहीं है। उसका उल्टा परिणाम इस प्रकार का होता है इस प्रकार से। सत्तू म्हणून मार्केटमध्ये फुटाणे आणि डाळीचं पीठ मिळते किंवा बार्ली असे सांगतात, तर सत्तू नेमके काय आहे? अभी ये भी कंट्रोवर्शियल इशू है। जो यव नाम से जो मिलते थे उसी को हम सत्तू आज तक समझ रहे थे। सर्वेश कुलकर्णी का कहना है नहीं, बार्ली ही यव है इस प्रकार से, और उसके जो प्रोडक्ट्स है उसमें बार्ली का प्रयोग इसने किया है इस प्रकार से।
और वैसे नेट पे देखा जाए तो यऊ से बार्ली आता है इस प्रकार से, लेकिन मुझे लगता है कि ये अलग है। बार्ली पर्ल्स जो मिलते हैं ये मेरे ख्याल में विदेशों से आ रहे हैं, और हमारे यहाँ विथ हस्क गेहूं में जो उगता है वो यव इस प्रकार का है। गट बैरियर क्रॉस नहीं करता सोयाबीन, इसलिए ऑफ नो यूज ऐसा रिसर्च पेपर पढ़ा। इंडिया इंडिनो सोयाबीन भिजवून कव्हर काढण्यास वापरावे असे आहे. लेकिन लेना ये क्यों है? ये तो विदेश से आया है। तो खामख्वाह हमें ऐसा लगता है कि विदेश से जो आई चीजें हैं वो अच्छी है। ओट्स का भी इसी प्रकार का प्रचलन में आ गया। तो हमारे यहाँ नहीं है प्रोडक्शन, लेकिन विदेश से ओट्स आ रहा है, और उच्चभ्रू समाज जो है वो बड़े अभिमान पूर्वक ओट्स का सेवन करते हैं, राइस ब्रान ऑयल का सेवन करते हैं, वगैरह वगैरह ऐसे। तो हमारे जो देशी उत्पाद है उसी को लेकर आगे बढ़ना है, वो सबसे बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। मैंने यूरोप में एक बार पूछा था कि वहाँ आलू का ज्यादा प्रचलन है, चावल नहीं खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आलू खाते हैं ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो चावल अच्छी चीज है ना, तुम आलू क्यों खाते हो? तो बोले चावल हमारे यहाँ उगता नहीं है ना, हमारे यहाँ वो आलू उगता है। तो हम क्यों विदेश से चावल मंगाए इस प्रकार से? तो इसलिए हम आलू खाते हैं। तो ये समर्थनीय है कि जो चीज वहां पे पैदा ही नहीं होती उसकी आदत बाहर से लाकर डालना। सोयाबीन तिकडे दुक्का डुकराचे डुकरांचे मुख्य खाणे आहे असे ऐकले होते। मुख्य, ठीक है। वैसे मका जो है, मेज, वो भी अश्वों का खाना है। अब हम सब खा रहे हैं, कॉर्न क्लब है पुणे में, सभी कॉर्न की चीजें उपलब्ध है इस प्रकार से। तो ये हमें खाना है नहीं खाना है इसके बारे में सोचना है, और अगर स्वदेशी का पुरस्कार करना है जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होगा, तो हमारे पास काफी चीजें हैं, ज्वारी बाजरी नाचनी और लेकर काफी चीजें हैं, वरई है। तो इन्हीं का प्रयोग करेंगे ना, विदेश से पदार्थ लाकर उसका प्रयोग क्यों करना है? राजीव दीक्षित का एक अहम कार्य ये है कि स्वदेशी का पुरस्कार जो अभी पतंजलि लेके जा रहा है आगे इस प्रकार से, तो ये आवश्यक थोड़ा इस प्रकार का रहेगा। सही है, सोयाबीन खाली तर डार्क प्रोडक्ट बनता जो पिक फूड है, खली का। ओके। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि जो चीजें उनके प्रयोग में लानी है वो हमारे हिसाब से क्यों करेंगे इस प्रकार से? और कोई भी आगे कुछ भी बताएगा और हम उसको फॉलो करने लगेंगे, ये तो मूर्खता है। इस प्रकार से हमारी बुद्धि अक्ल कहाँ है? तो फिर से मुझे लगता है कि एक बार हमें पारंपरिक आहार भारत का जो है उसको बढ़ावा देना है, और भारत में उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बढ़ावा देना है। मिलेट्स से सुद्धा प्रचलन खूप चाललेले आहे, वाढलेले आहे। माधवबाग मध्ये सुद्धा पेशंटला मिक्स ग्रेन आटा म्हणून ओट्स सोयाबीन ज्वारीमध्ये घालून मोड करून पीठ करून वापरण्यास सांगतात। तो ये भी अजीब है। तो हम वैद्यों में जागरूकता होनी जरूरी इस प्रकार की रहेगी, और उसको कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो आज रुकते हैं, सोमवार को फिर से मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः
शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः